अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। दिस चैप्टर डील विथ फ्लो ऑफ मनी। मार्केट में कितना मनी का फ्लो होगा, आरबीआई कैसे कंट्रोल कर सकता है। इस चैप्टर का आउटलाइन क्या है, इसको मैंने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन कि वो पार्ट क्या कवर कर रहा है। तो पार्ट 1 के अंदर हम मनी को डिस्कस करेंगे। मनी का फंक्शन क्या होता है, मनी का डिमांड क्या है, मनी का सप्लाई क्या है। देन मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे। दो टाइप का मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है। फिर हमारे पास हाई पावर मनी है, हाई पावर मनी को एच कहते हैं। देन मनी मल्टीप्लायर है, कैपिटल एम। काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट करेंसी मीन्स नकली नोट। अगर मैं काउंटरफीट करेंसी को इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता हूं, उसका इफेक्ट क्या होगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी। बैंक मनी के साथ क्या करता है, हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसका क्या करता है। पार्ट 2 दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का गोल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या है। टोटल 10 इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के इंडिया में। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको जी सेक कहते हैं, उसके अंदर बॉन्ड है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेस्ड ऑन टेन्योर हम डिवाइड करते हैं। बैंकिंग के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। 2016 से पहले हमारे पास बेस रेट था। बेस रेट वाज बेंचमार्क रेट, जिसको हम यूज करते थे लेंडिंग के लिए। अब उसको चेंज करके हम MCLR लेके आ गए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर, क्वालिफाइड QIP, देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा। देन FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड QFI दैट इज क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। उसके बाद एक नेटिंग कंसेप्ट है जो हम इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, देन बसल कमिटी ऑन बैंकिंग एंड सुपरविजन, एंड लास्ट पार्ट इसका इंश्योरेंस है। तो टोटल 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट हम समझते हैं मनी को। मनी का फंक्शन क्या होता है। मनी जो मेरे पॉकेट में है, 500 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट, 5 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन। तो मनी का फंक्शन क्या होता है, तो मनी का 3 फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, एंड थर्ड कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट को हम कहते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी फंक्शन। फर्स्ट, मनी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। अब ये कैसे, मुझे वेजिटेबल परचेज करना है, मैं वेजिटेबल वेंडर के पास जाता हूँ और उससे मैं वेजिटेबल ले लेता हूँ और उसको फिर मैं मनी दूंगा, तो ये मुझे वेजिटेबल देगा और मैं इसको मनी दूंगा। जो भी मनी मैंने इसको दिया, से मैंने इसको 100 रुपीज दिया, इस 100 रुपीज को लेके अपने बच्चों को स्कूल में डालेगा और उसका ये फीस पे करेगा। तो मनी का एक बेसिक बेनिफिट है कि मनी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मनी को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मनी नहीं था तो उससे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कैसे वर्क करता है कि मैं अभी वेजिटेबल वेंडर ए के पास जाऊंगा और मैं उसको कहूंगा कि सर आपके पास वेजिटेबल है, पोटैटो है, तो वो कहेगा यस। तो मैं कहूंगा मेरे को 2 kg पोटैटो चाहिए, उसका कितना होगा, तो वो कहेगा 50 रुपीज होगा। तो मैं कहूंगा कि देखो मनी तो मेरे पास नहीं है, बट आई कैन गिव यू समथिंग एल्स। तो कहेगा क्या,
तो मैं कहूंगा कि देखो आई हैव गुड कमांड ओवर ज्योग्राफी, मैं आपको एक काम करूं, साइक्लोन पढ़ा दूं कि साइक्लोन कैसे होता है, एंड देन आप मुझे वो पोटैटो दे देना। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं साइक्लोन सीख के क्या करूंगा, मेरे तो कुछ काम का नहीं है। फिर मैं वेंडर 2 के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि सर मैं आपको साइक्लोन सिखा दूं, आप मुझे पोटैटो देखो, कहेगा नहीं नहीं भागो, मेरे को नहीं सीखना है, क्योंकि मैं क्या करूंगा। तो बार्टर सिस्टम वर्क करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, double coincidence of demand, which means ए और बी, ए जो बी को प्रोवाइड करता है, बी को उसका रिक्वायरमेंट है, और बी जो ए को देगा उसके ए को भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने से पूरे दिन में 100 ऐसे वेजिटेबल वेंडर को स्कैन किया, किसी को भी ज्योग्राफी के लेक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लास्ट में वेजिटेबल वेंडर वो भी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाया, और मैंने भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। तो मनी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है कि मैंने मनी दिया वेजिटेबल वेंडर को, वेजिटेबल वेंडर ने मुझे वेजिटेबल दिया, और मैं वेजिटेबल का कुछ भी कर सकता हूं, और वो मनी का जाके कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। दूसरा, मनी को हम यूज करते हैं किसी भी चीज के वैल्यू को मेजर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल, एक शर्ट आपने पहना है 1000 रुपीज का, दूसरे पर्सन ने शर्ट पहना है वो है से 3000 रुपीज का। तो आई कैन से 3000 का शर्ट ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ज्यादा करेंसी देके, ज्यादा मनी देके मैंने उसको परचेज किया। तो मनी का प्राइमरी, मेन और बेसिक पर्पस होता है, इट विल एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वहां पे हम किसी भी कमोडिटी का वैल्यू मेजर करते हैं। दूसरा, मनी का सेकेंडरी पर्सन क्या है, तो इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है, से कोई मेरे पास पैसे मांगने आया, से मैं ए हूं और ये बी है, तो मैंने उसको कहा कि ओके मैं आपको 100 रुपीज दे रहा हूं, बट जब आप मुझे रिटर्न करोगे तो से 1 ईयर के बाद आप मुझे रिटर्न करोगे, तो यू हैव टू गिव मी 110 रुपीज, 110 रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो कहेगा कि ओके मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। मैंने इसको कैलकुलेट कैसे किया कि ईयरली इन्फ्लेशन 6% 7% पे इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको 10% पे लोन दूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मनी जब नहीं था, तो मैंने क्या किया, राइस दिया किसी को 10 kg, और मैंने उसको कहा कि 1 साल बाद आप मुझे राइस रिटर्न करना, और 11 kg रिटर्न करना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब वो मुझे राइस जब रिटर्न कर रहा है, तो सबसे पहले राइस का क्वालिटी क्या सेम है जो मैंने दिया हुआ है, अभी क्या मुझे राइस का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सपोज करो जून में उसने मुझे राइस दिया, और मेरे पास राइस का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास 1000 kg राइस है, अब मैं क्या करूंगा। तो अगर हम कमोडिटी को डिफर पेमेंट में लेंगे, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है या नहीं वो देखना पड़ेगा, और दूसरा उसका क्वालिटी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर हम मनी को ऐसे डिफर पेमेंट में लेंगे तो उसका क्वालिटी सेम ही रहता है। दूसरा, मनी को मैं स्टोर कर सकता हूं। सपोज मेरे पास करेंसी के नोट हैं और 1 लाख का नोट है, मैंने क्या किया कि अपने घर के अंदर उसको स्टोर करके रख दिया। लेकिन 1 लाख रुपीज का राइस मुझे स्टोर करना है, तो वो ज्यादा स्पेस लेगा, राइस खराब होने के भी चांसेस हैं। लेकिन मनी जो है वो खराब होने के चांसेस तो बहुत कम है। तो मनी को मैं स्टोर कर सकता हूं, और वहां पे मनी खराब नहीं होता, यानी मनी इज नॉट ए पेरिशेबल आइटम लाइक ए कमोडिटी। मनी का ट्रांसफर वैल्यू है, से पर्सन ए पर्सन बी उसको इजीली मनी दे सकता है। अब जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड है, वो अभी मुंबई में है, और वो कहता है कि मुझे अर्जेंटली 10,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, अपने नेट बैंकिंग को लॉग इन करूंगा, और विद इन ए सेकेंड उसको मनी ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन अगर मनी नहीं होता, मुझे कुछ कमोडिटी उसको ट्रांसपोर्ट करना होता, ट्रांसफर करना होता, से 10,000 रुपीज का राइस करना होता, तो मैं क्या करता, राइस को अच्छे से पैक करता, पैक करने के बाद कुरियर वाले को बुलाता, कुरियर वाला उसको लेके जाता मेरे घर से, एंड देन वो मुंबई में डिलीवर करता। तो मे बी एटलीस्ट 2-3 डेज तो ये पूरे प्रोसेस में लग जाता। तो मनी का ट्रांसफर वैल्यू भी होता है। मनी को हम
इमरजेंसी में यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक लैंड है और वो 1 करोड़ रुपीस का है, लेकिन अभी कोई मेरे फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मुझे उसके लिए मेडिसिन लेना है या हॉस्पिटल में पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो मैं अपने लैंड को तो डिपॉजिट नहीं कर सकता। और से अगर लैंड से मुझे मनी डिराइव भी करना है तो मैं पहले बायर को ढूंढूंगा, बायर मुझे मनी देगा, मनी देने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल में जाके बिल पे करूंगा, तो एटलीस्ट इट विल टेक 1 or 2 वीक। सो मनी बहुत ही लिक्विड है, उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो मनी इज अ बेसिस फॉर क्रेडिट, उसको बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं। मनी से हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। से पर्सन ए इकोनॉमी में 100 रुपीज अर्न कर रहा है, पर्सन बी अर्न कर रहा है 10 रुपीज, तो मैं कैटेगराइज करूंगा, पर्सन बी पुअर है, पर्सन ए रिच है। गवर्नमेंट पर्सन ए से टैक्स लेगी, से उसने टैक्स लिया 30 रुपीज, और पर्सन बी को सब्सिडी देगी। तो इसका इनकम हो गया 70 और इसका इनकम हो गया 40। तो अब इनइक्वालिटी सोसाइटी में कम हो गया। मनी लिक्विड है, इसको जब चाहे तब हम यूज कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा फ्लैट है, लेकिन आपके पॉकेट में कुछ भी करेंसी नहीं है। आप एक रिक्शा में ट्रेवल कर रहे हैं, आपका फेयर हुआ 50 रुपीज, रिक्शा वाला आपसे फेयर मांग रहा है। आप कहोगे एक काम करता हूँ, ये मेरे घर का ब्रिक्स है या ये मेरे लैंड का सोइल है, ये मैं आपको देता हूं, आप उसको यूज करना। वो कहेगा कि मैं इसका क्या करूंगा। सो मनी लिक्विड है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिजेंट और इमरजेंसी। कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर आगे मूव करते हैं। सर ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू आप एक बार समझाएंगे? जैसे एक शर्ट है मेरे पास, वो 1000 रुपीज का है, दूसरा शर्ट है मेरे पास वो 3000 रुपीज का है, तो इसमें से कौन सा शर्ट एक्सपेंसिव हुआ? 3000 वाला। तो जब हम किसी का वैल्यू मेजर करते हैं तो वो मनी के टर्म में मेजर करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। या समझ में नहीं आता, जोर से बोलो आप। लास्ट पॉइंट है ना, कॉन्टीजेंट में लिक्विडिटी टू हाँ हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे देखो आपके पास एक फ्लैट है और उस फ्लैट का वैल्यू 1 करोड़ है। आप अभी एक रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पॉकेट में एक भी रुपया नहीं है, कोई भी करेंसी नहीं है, मनी नहीं है। रिक्शा वाला आपको कहता है 50 रुपीज फेयर हुआ, तो आप क्या करोगे उस समय? अपने फ्लैट को सेल करोगे, सेल करने के बाद जो पैसा आएगा और उससे रिक्शा वाले को दोगे। तो ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, लेकिन आपके पॉकेट में मनी मनी है तो तुरंत आपने अपने पॉकेट में हाथ डाला और मनी को निकाल लिया। तो मनी बहुत ज्यादा लिक्विड होता है। ओके ओके सर। लिक्विड मतलब इजीली फ्लो कर जाए। कुछ और डाउट किसी को? ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ मनी का डिमांड क्यों होता है, क्यों हमें मनी चाहिए? तो एक होता है ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे अगर मनी होगा ही नहीं तो मैं किसी चीज को परचेज कैसे कर पाऊंगा? तो मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज करता है। ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक है चेंजिंग हैंड। मैंने वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल लिया, उसको मनी दिया। वेजिटेबल वेंडर ने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया था, उसने स्कूल का फीस पे किया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल के लिए एसी परचेज किया। तो मनी चेंजिंग हैंड है, वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू हमेशा जीडीपी से ज्यादा होता है। अब ये कैसे? सपोज करो पूरे इकोनॉमी में सिर्फ मैं ही हूं, आई एम ओनली 1 पर्सन इन इकोनॉमी जो अर्न कर रहा है और मेरा सैलरी है 100 रुपीज पर मंथ। अब मेरा चाइल्ड मेरे से डिमांड करता है पॉकेट मनी कि आप मुझे पॉकेट मनी दो। तो उसको पॉकेट मनी देने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से मैंने 100 रुपीज विड्रॉ किया, तो ये हो गया ट्रांजेक्शन 1। मैंने अपने चाइल्ड को पॉकेट मनी दिया, क्योंकि चाइल्ड को जब मैं पॉकेट मनी दे रहा हूँ, ये कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होगा। मेरा चाइल्ड किसी से
रेस्टोरेंट में से मैकडी में जाता है और मैकडी में जाने के बाद वो पार्टी करता है। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन 2। तो यहाँ पे टोटल इकोनॉमी में ट्रांजिशन हुआ 200 रुपीज का, 100 रुपीज बैंक में हुआ एंड 100 रुपीज मैकडोनल्ड में हुआ। बट पूरा का पूरा जीडीपी कितना है? 100 रुपीज का ही है, क्योंकि इकोनॉमी में तो आई एम द ओनली वन हु इज अर्निंग। तो एक मनी बार बार सर्कुलेट होता है। तो जीडीपी इज अ टोटल वेल्थ ऑफ नेशन एंड ट्रांजैक्शन मनी कितने बार सर्कुलेट होता है? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमेशा जीडीपी से ज्यादा होता है, मनी ज्यादा टाइम ट्रांजैक्शन होगा। कभी कभी 8 टाइम 9 टाइम भी ट्रांजैक्शन होता है, कि जितना जीडीपी है उससे ज्यादा टाइम ट्रांजैक्शन होगा। मनी का डिमांड स्पेकुलेटिव है। अब स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है कि मैं जैसे अभी से मुझे हाउस परचेज करना है, तो मैं सोचूंगा कि अभी मुझे हाउस परचेज नहीं करना, क्योंकि हाउस तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं एक काम करता हूँ, उसके रेट जब फॉल होंगे तब मैं हाउस को परचेज करूंगा। तो जैसा मैं हाउस के बारे में सोच रहा हूँ, वो लैंड के लिए भी एप्लीकेबल है, वो शेयर के लिए भी एप्लीकेबल है, वो बॉन्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, म्यूचुअल फंड के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी जिसका प्राइस मार्केट के साथ चेंज होता है, तो बायर क्या सोचेगा कि हम तब उसको परचेज करेंगे जब उसका प्राइस मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमें बेनिफिट होगा। तो मनी को स्पेकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे अभी बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपीज, बॉन्ड का प्राइस फॉल होके 20 रुपीज हो गया, यस इसका प्राइस गिरा। लेकिन अगर इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे हमें पता चलता कि इसका प्राइस गिर रहा है या प्राइस इंक्रीज हो रहा है? देन मनी को ऐसे प्रिकॉशनरी भी हम यूज करते हैं। प्रिकॉशनरी जैसे कि कोई अर्जेंट कंडीशन आ गया, उसमें यूज कर पाएंगे। जैसे अभी आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, गूगल पे या फोन पे आप यूज कर रहे हैं, एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो ये सब डिजिटल वे में हम मनी को यूटिलाइज कर रहे हैं। बट देन ऑल्सो आपके पॉकेट में 500 1000 रुपीज होता है, आपके घर में 3000 4000 रुपीज हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि कभी इंटरनेट का कनेक्टिविटी ना हो, या नेट बैंकिंग वर्क ना करे, या फिर किसी को आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो एक्सेप्ट ना करें, तो कैश से आप ट्रांजेक्शन कर पाओ। तो मनी को हम प्रिकॉशनरी भी यूज करते हैं कि इन केस जब सारे ऑप्शन फेल हो जाएं तो देन हम इसको यूज कर सकते हैं। हम जो मनी को यूज करते हैं उसको फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी का एग्जांपल क्या है कि मेरे पास जो 500 रुपीज का नोट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। उस 500 रुपीज के नोट्स को अगर मैं सऊदी अरेबिया में, यूएस में लेके जाऊंगा तो उसका वैल्यू 0 है, क्योंकि 500 रुपीज के नोट पे आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया है। उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कि जो भी इस नोट को प्रोड्यूस करेगा उसको मैं 500 रुपीज का परचेजिंग वैल्यू दूंगा। तो इसका तो कुछ वैल्यू नहीं है, वो आरबीआई के जो गवर्नर का अंडरटेकिंग है उसका वैल्यू है। लेकिन अगर मैं एक गोल्ड कॉइन लेता हूं, गोल्ड कॉइन पे लिखा हुआ है 1 रुपीज का, तो 1 रुपीज का परचेजिंग वैल्यू देता है, बट मैं चाहूं तो गोल्ड को मेल्ट करके और उसका ज्वेलरी बना सकता हूं 100 रुपीज का, तो उसका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो जो रुपी का नोट है हमारे पास या रुपी का कॉइन है हमारे पास, उसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, उसको हम फिएट करेंसी कहते हैं। फिएट करेंसी वो जस्ट एक लीगल टेंडर और गारंटी है इंडिया में ट्रांजैक्शन करने के लिए। यूएस में जाओगे तो नहीं चलेगा, यूएस में यूएस का करेंसी चलेगा। तो फिएट मनी का कंसेप्ट समझना, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। मनी जब हम यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या है? एक बेनिफिट है कि मनी मोस्ट लिक्विड है, जब चाहो तब आप उसको यूज कर सकते हो, जहां चाहो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो मनी इज मोस्ट लिक्विड एस्पेक्ट। बट मनी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? से हमारा ऑफलाइन लेक्चर हो रहा है, 6 to 8 PM इवनिंग में हमारा ऑफलाइन लेक्चर अटेंड हो रहा है, लेक्चर हो रहा है। लेक्चर को आपको अटेंड करना है, उसके लिए 5 AM PM को आप रेडी होना स्टार्ट होते हैं अपने घर में। उसके बाद 5:30 को आप अपने घर से निकल जाते हैं, फिर आप क्लास में आते हैं और 6 to 8 लेक्चर अटेंड करते हैं। 8 o'clock लेक्चर कंक्लूड होता है,
उसके बाद आप घर के लिए निकलते हैं और 8:30 को आप घर पे पहुंचते हैं। से 5:30 को आप अपने घर से निकलें, 8:30 को आप अपने घर पे पहुंचे, तो ये पूरा ड्यूरेशन हो गया 3 आवर्स का। सो हाफ एन आवर कम्यूटेशन में दोनों साइड पे, तो टोटल 1 आवर कम्यूटेशन में एंड 2 आवर का लेक्चर। तो 2 आवर का लेक्चर अटेंड करने के लिए 1 आवर आपने वेस्ट किया और आपने इन्वेस्ट किया, तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अभी ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, से 10 o'clock लेक्चर है, 9:59 को आपने लॉगिन किया और आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ 12 o'clock आप फ्री हो गए, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 0 है। टू अटेंड लेक्चर आप कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मनी का कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन 500 रुपीज का नोट है, 2000 रुपीज का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, इसको मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मैं पेपर परचेज करूंगा। प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंटिंग प्रेस लेके आऊंगा, उसके अंदर मैं कलर डालूंगा, वहां पे बहुत सारे लोगों को मैं एम्प्लॉय करूंगा, तो इसमें भी कुछ कॉस्ट स्पेंड होगा। सपोज 3000 करोड़ रुपीस मैंने स्पेंड किया मनी को प्रिंट करने के लिए, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, क्योंकि इसका कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। मनी की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। अब कैसे इन्फ्लेशन आ जाता है? जैसे अगर मेरा सैलरी इंक्रीज हो गया, मेरे पास ज्यादा मनी हो गया, तो मनी की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 10 रुपीज है, मैं मार्केट में पोटेटो परचेज करने जा रहा हूँ, तो वो कहेगा कि ओके 10 रुपीज का 1 kg है, आई विल पे हिम। जब मेरे पास 100 रुपीज हो गया, तो मैं उसको कहूंगा कि यार 10 रुपीज में क्यों सेल कर रहे हो, एक काम करो 15 रुपीज में सेल करो। तो मनी का फ्लो जब ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी एक फ्लैट है 1 करोड़ रुपीज का, और मुझे कुछ अमेजोन पे शॉपिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा कि फ्लैट को सेल करके अमेजोन पे शॉपिंग तो नहीं करूंगा, क्योंकि फ्लैट को सेल करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेरे बैंक में पैसा है, तो मैं तुरंत जाऊंगा अमेजोन पे और तुरंत शॉपिंग कर लूंगा। जितना मनी हमें दिखता है, उतना ही जल्दी हम स्पेंड करते हैं। ये कभी आप अपने बिहेवियर में नोटिस करना, आपके पर्स में आपने ज्यादा मनी रखा है, वो जल्दी यूज हो जाता है, या फिर पेटीएम है, अमेजोन पे है, उसके वॉलेट में आप ज्यादा पैसा रखते हो, जल्दी यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप पैसा एक अकाउंट में सेव करते हो और उस अकाउंट को भूल जाते हो, तो वो मनी आपका जल्दी यूज नहीं होगा। सो मनी का फ्लो ज्यादा इंक्रीज होता है, तो इट विल लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है, मनी मोस्ट लिक्विड है, दैट इज पॉजिटिव पार्ट। कुछ डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना होता है? तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमॉन्ग पब्लिक एट पर्टिकुलर टाइम, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई को 2 तरीके से मेजर करते हैं। एक है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इसको स्मॉल फॉर्म में CDR कहते हैं। आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, आपके बैंक के करंट अकाउंट में कितना पैसा है, उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। दूसरा है करेंसी। करेंसी का कितना सर्कुलेशन हो रहा है मार्केट में, 500 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट है, तो करेंसी का सर्कुलेशन मार्केट में कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट, वो हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो है इकोनॉमी में। देन हमारे पास एक दूसरा रेशियो है, दैट इज RDR, दैट इज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। टोटल रिजर्व मनी हमारे पास कितना है? रिजर्व मनी का डेफिनेशन, वॉल्ट कैश इन बैंक, बैंक के लॉकर में कितना मनी है, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक लाइक एक्सिस बैंक, SBI विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको रिजर्व मनी कहते हैं। और रिजर्व मनी डिटरमाइन होता है, एक कैश रिजर्व रेशियो है और एक स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उससे डिटरमाइन होता है, डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट, वो हमारा RDR है। तो मनी सप्लाई इन इकोनॉमी
दो रेशियो पे डिपेंड करता है, एक है CDR पे, कैश करेंसी डिपॉजिट रेशियो, और दूसरा है RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पे डिपेंड करता है। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं, फिर हम रिज्यूम करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब मनी मार्केट को समझते हैं। मनी क्या होता है? से पब्लिक अपना मनी डिपॉजिट करती है बैंक में, तो बैंक उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। से बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 4%, तो इसको हम कहते हैं बोरोइंग रेट। तो पब्लिक जिस रेट पे अपने मनी को डिपॉजिट करती है बैंक में, उसको बोरोइंग रेट कहते हैं। बैंक अब इस मनी का क्या करेगी, क्योंकि मनी तो लायबिलिटी है। बैंक अब किसी बिजनेसमैन को ये लोन देगी, से वो लोन देगी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बिजनेसमैन को वो लोन देगी, तो उसको हम कहते हैं लेंडिंग रेट। बैंक ने 4% पे मनी लिया, 2% बैंक का प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे उसमें बैंक का रेंट आ गया, बैंक के स्टाफ का सैलरी आ गया, उसके अंदर से बैंक है उसका अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, एंड प्लस सम प्रॉफिट। लेंडिंग रेट अगर टू हाई होगा तो बिजनेसमैन इनकरेज नहीं होगा लोन लेने के लिए। सपोज बिजनेसमैन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है और उसके बिजनेस में 8% का ही गेन हो रहा है, तो उसको तो नुकसान होगा। तो बिजनेसमैन अगर 6% पे लोन लेगा और 8% उसके बिजनेस में फायदा हो रहा है, तो उसको बेनिफिट है। बोरोइंग रेट अगर टू लो होगा तो डिपॉजिटर इंटरेस्टेड नहीं होंगे बैंक में मनी डिपॉजिट करने के लिए। से फॉर एग्जांपल 2% का मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 100 रुपीज डिपॉजिट करूंगा, 102 रुपीज मिलेगा, तो इससे तो कुछ खास फायदा है नहीं, उससे अच्छा मनी को अपने पॉकेट में रखता हूं। तो बोरोइंग रेट शुड बी नॉट बी टू लो, लेंडिंग रेट शुड नॉट बी टू हाई। डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट, इसको हम कहते हैं स्प्रेड है। सो स्प्रेड, पब्लिक से बैंक मनी लेती है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बैंक बिजनेस को कितना लोन देती है, वो स्प्रेड है। अगर इसी एग्जांपल को हम कंसिडर करें तो 2% हमारा स्प्रेड है। डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट 2% हमारा स्प्रेड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास करेंसी, टोटल मनी का सप्लाई इकोनॉमी में कितना है। तो टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, उसको M कहते हैं। ये दो कंपोनेंट का बना होता है, एक बना है करेंसी का CU का, और दूसरा बना है DD का, डिमांड डिपॉजिट का। करेंसी डिपॉजिट रेशियो, उसको हम CDR कहते हैं। तो CDR इज इक्वल टू CU डिवाइडेड बाय DD होता है, डेट इज CU डिवाइडेड बाय DD होता है। अब CDR हो गया करेंसी डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट, ये आगे हमने देखा था। तो करेंसी क्या होगा, तो CDR मल्टीप्लाई बाय डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट है तो टोटल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी होगा 1 प्लस CDR ब्रैकेट कंप्लीट देन DD। तो ये हो गया मेरा DD। सो M हो गया 1 प्लस CDR डिमांड डिपॉजिट। तो इस फैक्टर को याद रखना, टोटल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी 1 प्लस करेंसी डिपॉजिट रेशियो ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय डिमांड डिपॉजिट। देन उसके बाद आता है हाई पावर मनी, उसको H से डिनोट करते हैं। हाई पावर मनी, कंट्री में कितना मनी का सर्कुलेशन होता है, उसको हाई पावर मनी कहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ मनी इज ऑलवेज ग्रेटर देन GDP, ये हमने आगे देखा था। ट्रांजैक्शन वैल्यू वो हमेशा GDP से ज्यादा होता है। सो टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, दैट इज RBI। तो यहाँ पे करेंसी है और डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विथ RBI है, इसको H कहते हैं। इसको मैं फॉर्मूला में प्लेस करता हूं।
टोटल हाई पावर मनी कितना है इकोनॉमी में, तो डेट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक आर। करेंसी डिपॉजिट रेशियो मेरा है डेट इज सीडीआर, डेट इज सीयू डिवाइडेड बाय डीडी। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है आरडीआर, डेट इज आर डिवाइडेड बाय डीडी। ये रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इसमें मैं CU इज इक्वल टू CDR बाई DD, ये हो जाएगा, एंड R हो जाएगा RDR बाई DD। तो टोटल हाई पावर मनी इन इकोनॉमी इज इक्वल टू CDR प्लस RDR बाई DD। अब टोटल मनी का सर्कुलेशन कितना है इकोनॉमी में, हाई पावर मनी कितना है, तो M को H से डिवाइड करूंगा तो ये रेशियो आएगा 1 प्लस CDR प्लस RDR। तो ये हो गया मनी मल्टीप्लायर। यहां तक सबको समझ में आया M क्या होता है, H क्या होता है और मनी मल्टीप्लायर कैसे मिला? अगर कुछ डाउट है तो आप बताओ, फिर इस रेशियो को आगे हम सॉल्व करते हैं। सर ये हाई पावर मनी वाला एक बार समझा दीजिए ना। देखो, हाई पावर मनी क्या होता है, पब्लिक के पास कितना करेंसी है, जैसे आपके पर्स में कितना मनी है, आपके घर में कितना कैश पड़ा हुआ है, आपके पास टोटल करेंसी कितना है। देन रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई, लाइक बैंक के लॉकर में कितना करेंसी पड़ा हुआ है, एसबीआई ने, एक्सिस बैंक ने, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, उन्होंने आरबीआई के पास कितना पैसा डिपॉजिट किया है, तो उसको हम आर कहते हैं। सो करेंसी प्लस रिजर्व, ये दोनों मिलके हाई पावर मनी हो जाता है। अब करेंसी क्या होता है, सीडीआर बाई डीडी होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड रिजर्व क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आरडीआर बाई डीडी होगा। तो ये दोनों को मैंने ऐड किया तो एच आ गया, डीडी ब्रैकेट सीडीआर प्लस आरडीआर ब्रैकेट कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, मनी मल्टीप्लायर में m डिवाइडेड बाई h, तो 1 प्लस CDR, इसके पहले वाले फॉर्मूला में हमने देखा था m का, एंड देन CDR प्लस RDR, तो ये हो गया मनी मल्टीप्लायर। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ मनी मल्टीप्लायर को हमने डिराइव किया, दैट इज m टोटल मनी सर्कुलेशन इन मनी डिवाइडेड बाई h। जैसे जैसे हमारा रिजर्व इंक्रीज होता है, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। अब इसको ऐसे देखो, अभी मेरा CDR 1 है और RDR 0.5 है, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर। सो 1 प्लस CDR यानी 1 प्लस 1 2 हो गया, CDR प्लस RDR, तो CDR 1 है, RDR 0.5 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 4.3, ये 1.33 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ CDR को इंक्रीज कर रहा हूं, ओनली CDR को इंक्रीज कर रहा हूं, तब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 2.5, 2 प्लस 0.5 तो 2.5, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 1.20 हो गया। ये देखो डिक्रीज हो गया, तो रिजर्व डिक्रीज हुआ, कैश करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर कम हो गया। रिजर्व आरडीआर को भी मैंने इंक्रीज किया, 0.5 से 7.5, 1 से 2 को इंक्रीज किया, तो 3, 2.75, तो ये 1.09 हो गया। तो आप किसी भी रिजर्व को इंक्रीज करो, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। इसको सिंपल टर्म में मैं एक्सप्लेन करूं, बैंक के पास 100 रुपीज मनी डिपॉजिट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम कहते हैं आपको 20 रुपीज रिजर्व रखना है, करेंसी के अंदर रखना है, एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो अब वो लेंड कितना करेगा, 80 माइनस 20, सॉरी 100 माइनस 20 मनी को वो लेंड कर सकता है, तो अब जस्ट वो 80 रुपीज को ही लेंड करेगा, यानी रिजर्व 20 है तो बचा हुआ मनी को ही वो लेंड कर सकता है। से रिजर्व को मैंने रख दिया 40, तो 100 माइनस 40, अब वो 60 रुपीज को ही लेंड करेगा। सो जितना ज्यादा हमारा रिजर्व इंक्रीज होता है, मनी मल्टीप्लायर उतना ही डिक्रीज होगा। रिजर्व हमें क्यों रखना है,
सपोज बैंक में मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट किया और बैंक ने क्या किया, वो पूरा का पूरा 100 रुपीज को उसने लोन दे दिया मार्केट में। अब मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, बैंक कहेगा कि नहीं नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, आप एक काम करना 1 साल बाद आना, फिर हम आपको मनी रिटर्न करेंगे। तो बैंक ने क्या किया कि पूरा का पूरा पैसा हमें दे दिया, रिटर्न कर दिया। सॉरी, बैंक ने अगर पूरा का पूरा पैसा लोन दे दिया है तो वो अपने कस्टमर को रिटर्न कैसे करेगा। इसलिए हम बैंक को कहते हैं कि कुछ मनी को आपको ऐसे रिजर्व की तरह रखना पड़ेगा। सो रिजर्व सेफ्टी मार्जिन है, सो रिजर्व टू कीप एस मार्जिन। सो हमें अगर रिजर्व नहीं रखेंगे तो भी नुकसान है, ज्यादा रिजर्व रखेंगे तो भी नुकसान है। तो एक ऑप्टिमल मार्जिन रखना पड़ेगा ताकि बैंक सेफली ऑपरेट भी करे, नंबर 1, और नंबर 2 बैंक को प्रॉफिट भी हो। So there is more money in circulation than total money. So M is always greater than H. Reason, क्योंकि ट्रांजिशन वैल्यू ज्यादा होता है कंपेयर टू जीडीपी। आगे एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज का अर्निंग हो रहा है बट 200 रुपीज ट्रांजेक्शन हो रहा है टोटल। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर 1 से ज्यादा है, विच मीन्स 1 हमारा मनी है और 1.33 सर्कुलेट हो रहा है। 1 हमारा मनी है, 1.2 सर्कुलेट हो रहा है। 1 हमारा मनी है, 1.09 सर्कुलेट हो रहा है। अब एक कंसेप्ट देखते हैं, नकली नोट, डेट इज काउंटरफेट करेंसी। उसको अगर मैं इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दूं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा काउंटरफेट करेंसी ऑन इकोनॉमी? सर मनी का वैल्यू कम हो जाएगा। मनी का वैल्यू कम हो जाएगा 1, देन बट कैसे मनी का इन्फ्लेशन होगा ना सर? इन्फ्लेशन रिजल्ट, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन से कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा कि इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। और Sir, decreasing the credibility of country. करेक्ट, कंट्री का क्रेडिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट करेंसी को जब इंट्रोड्यूस करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम राइज हो जाएगा। करेक्ट अखिल? तो जब हम काउंटरफीट करेंसी को इंक्रीज करते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, से मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ये सारे जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। मैक्रो मीन्स लार्ज। ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप रियल छोटे छोटे एग्जांपल के साथ कनेक्ट नहीं करोगे। जैसे मेरे घर के बाहर एक मिल्क का पार्लर है, से मैं उसके पास मिल्क लेने गया और मैंने उसको 30 रुपीज दिया, तो उसने मुझे 25 रुपीज का मिल्क दिया और उसने कहा कि 5 रुपीज चेंज नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो वो मुझे क्या करेगा, एक कूपन दे देगा और कूपन पे 5 रुपीज लिखा होगा और वो कहेगा कि कल आप ये कूपन लेके आना एंड देन 5 रुपीज में एडजस्ट कर दूंगा। से ये पूरे शॉप का 1000 रुपीज इसका एसेट है, 1000 रुपीज इसका एसेट है, बट ये कूपन इशू करता है 3000 रुपीज का, यानी जितना एसेट है उससे ज्यादा इसने कूपन इशू किया। अब सारे लोग कल ये कूपन लेके उसके पास जाते हैं, सब लोग अपने कूपन सबमिट कर लेते हैं, बट उसके पास मनी ही नहीं है अब। और जब उसके पास मनी ही नहीं है तो वो क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। तो वैसे ही कंट्री के अंदर जितना एसेट है, कंट्री के पास जितने बॉन्ड पेपर है, जितना गोल्ड है, जितना फॉरेन करेंसी रिजर्व है, उसके प्रोपोर्शनेट हम करेंसी को प्रिंट करते हैं। अगर ज्यादा करेंसी हम प्रिंट कर देंगे और कंट्री के पास एसेट ही नहीं है तो ये वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगा। सो इट हैज लेस एसेट इन कंपैरिजन टू द मनी। जितना कंट्री के पास मनी है उससे कम एसेट है और कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगा। तो बैंकरप्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन में रिजल्ट करेगा क्योंकि मार्केट में ज्यादा मनी है, ज्यादा मनी होगा तो लोग स्पेंड करेंगे, लोगों का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और जब डिमांड इंक्रीज होगा और सप्लाई हमारा कांस्टेंट है तो इन्फ्लेशन रिजल्ट करेगा। मनी जितना हमारे सामने होता है उतना ही मनी को यूज करने का टेंडेंसी इंक्रीज होता है। सो इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन।
बैंक क्या करेगा, हमें नॉन रीइंबर्स करेगा। जैसे कि अब मेरे पास नकली नोट है, मैंने किसी वेजिटेबल वेंडर को दिया तो उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है या उतना स्मार्ट नहीं है कि वो नकली नोट और असली नोट के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए। बट जब मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करूंगा, बैंक तो आइडेंटिफाई कर लेगा। इमेजिन करो आप 10,000 रुपीज लेके गए बैंक के पास और बैंक ने कहा ये तो पूरा नकली नोट है, जाओ हम आपको इसके बदले कुछ भी नहीं देंगे, ना इधर आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे ना इधर कुछ करेंगे, और आपको पुलिस में हम सबमिट कर देंगे। तो आपके पॉकेट में बैंक में एंटर होने से पहले 10,000 रुपीज था, अब आपके पास 0 रुपीज है, कुछ भी नहीं है। तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, रीइंबर्स नहीं करेगा। डोमेस्टिक करेंसी विल लूज क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल मार्केट एंड इट विल रिजल्ट इन डीवैल्यूएशन। डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, devaluation और depreciation occur होगा। So this is effect of counterfeit currency. Counterfeit currency is like a attack on Indian economy और हमें इससे बचाना चाहिए। Now मनी के टाइप को हम समझते हैं। तो मनी के 5 टाइप है, that is M0, M1, M2, M3, M4, ये 5 टाइप है। M1 कितना करेंसी मार्केट में है एंड डिमांड डिपॉजिट कितना है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है आप चेक को इशू करके और मनी विड्रॉ कर सकते हैं। जब आपको लगता है मनी विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट मींस व्हेनेवर यू थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, आप मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज डिमांड डिपॉजिट। M2 saving deposit with post office, saving deposit with post office plus M1. So currency, demand deposit, saving deposit with post office. Then M3, M1 plus net time deposit with commercial bank. Time deposit that is a fixed deposit होता है जो हम बैंक के अंदर रखते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट जैसे कि 1 साल के लिए मैंने 10,000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट रखा, मैं ऐसा नहीं है कि कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता हूं, जब मैच्योरिटी होगा तभी मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूं। तो नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। एंड M4 दैट इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ये M1, M2, M3 एंड M4 है। M1 मोस्ट लिक्विड है, सब जब चाहे तब हम उसको यूज कर सकते हैं। M4 लीस्ट लिक्विड है, सबसे ज्यादा इंडिया में मनी यूज होता है, डेट इज M3 मनी यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1, M2 को हम नैरो मनी कहते हैं, M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। क्यों नैरो मनी? M1, M2 में रिस्क ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा लिक्विड है। M3, M4 में उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। देन M0 है, that is total currency in circulation, bank deposit with RBI and other deposit means government deposit with RBI, तो उसको M0 कहते हैं। और ये हमारा हो गया रिजर्व मनी। तो नैरो मनी, ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी, मनी को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नाउ M0 जो रिजर्व मनी है, उसके अंदर 2 चीज होता है, एक होता है NDA और दूसरा होता है NFA। सो नेट डोमेस्टिक एसेट, नेट फॉरेन एसेट। इन शॉर्ट जो रिजर्व मनी है वो RBI के पास पैसा रहता है और RBI क्या करेगा, उस मनी को यूज करके एसेट क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखो M0 क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन। RBI ने 3,000 करोड़ का नोट मार्केट में बाहर निकाला, तो वो गवर्नमेंट से 3,000 करोड़ का एसेट भी डिमांड करेगा, तो ये एसेट उसके पास आ गया। बैंक ने RBI के पास पैसे डिपॉजिट किए, गवर्नमेंट ने RBI के पास पैसा डिपॉजिट किया, तो RBI के पास बहुत पैसा आ गया है। अब RBI क्या करेगा, इस पैसे को इन्वेस्ट करके एसेट क्रिएट करेगा। ऐसा एसेट क्रिएट करेगा जो रिस्क फ्री एसेट है, उसको क्रिएट करेगा। सो NDA नेट डोमेस्टिक एसेट है, NFA नेट फॉरेन एसेट है। तो NDA that is net RBI credit to government, बैंक एंड कमर्शियल सेक्टर जो लोन देता है,
net RBI claim on bank and commercial sector. So हमने जो मनी बैंक को दिया, बैंक उस मनी का एसेट क्रिएट करता है, बैंक मींस RBI. M3 बैंक गवर्नमेंट को क्रेडिट देता है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड, जैसे गोल्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में और SLR में, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और बैंक कमर्शियल सेक्टर को लोन देता है. सो बैंक M0 M3 का क्या करता है, ये यहाँ पे मेंशन है. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मनी, कौन से टाइप ऑफ मनी में ज्यादा ग्रोथ हुआ है? तो 2020-21 में देखें तो दिस मनी एंड दिस मनी, इसमें ज्यादा ग्रोथ हुआ है. अब उसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा तो हम सब ने क्या कहा, लोगों ने अपने घर के अंदर ज्यादा कैश रखना चालू रखा, क्योंकि बैंक में बार बार जाना तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, बैंक भी बंद था, ATM में कितनी बार कैश नहीं होता था, तो उससे अच्छा अपने घर में कैश रखो जिससे आप कमोडिटी को परचेज कर पाओ. तो करेंसी इन सर्कुलेशन लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ मनी. ये ग्रोथ है ब्रॉड मनी का एंड बाकी का. डिपॉजिट का ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ब्लू कलर डिमांड डिपॉजिट, रेड कलर टाइम डिपॉजिट. तो टाइम डिपॉजिट अभी इंक्रीज नहीं हो रहा बिकॉज पीपल आर सीकिंग फॉर मोर लिक्विड ऑप्शन विच इज डिमांड डिपॉजिट. M3 M0, M0 रिजर्व मनी, M3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मनी, उनका ग्राफ है. नाउ नेक्स्ट है मनी के सप्लाई को इकोनॉमी में कैसे मैनेज करते हैं, कब मनी का सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, कब मनी का सप्लाई कम होना चाहिए, तो उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी concerning with supply of money in the market. Monetary supply क्या करता है, तो it is a management of interest rate, borrowing rate कितना होगा, lending rate कितना होगा, तो इसको मैनेज करता है. दूसरा मनी के सप्लाई को मैनेज करता है, मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करता है. अगर मार्केट में बहुत ज्यादा मनी है तो लिक्विडिटी है, मार्केट में बिल्कुल भी मनी नहीं है तो लिक्विडिटी कम है. जब मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपांसिव मनी पॉलिसी, एक्सपांशन हो गया. जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. तो एक्सपांशन मनी सप्लाई इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन मनी सप्लाई डिक्रीज. तो मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये पर्पस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का. हमें अचीव क्या करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी से? एक अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैंक को ज्यादा से ज्यादा मनी अवेलेबल होना चाहिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. दूसरा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है. थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अकर होना चाहिए. एंड फोर्थ पब्लिक कंजम्पशन होना चाहिए, यानी डोमेस्टिक डिमांड होना चाहिए. So this is monetary policy. Monetary policy इंडिया में कौन मैनेज करता है? तो उसके लिए हमारे पास 6 मेंबर का एक कमिटी है, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं. उनको हमने कहा है कि आपको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है और ग्रोथ मेंटेन करना है, ये हम उनको टारगेट देते हैं. मई 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर अमेंडमेंट हमने किया और इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हमने बनाया, जिसके अंदर हमने ये कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अब एक ही ऑब्जेक्टिव होगा और वो ऑब्जेक्टिव है उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. और इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 4% प्लस और -2% कंट्रोल करना है, यानी 4 - 2 2%, 4 + 2 6%. तो 2 से 6% के बीच में RBI को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है. तो पहला हमने इसके लिए टेन्योर दिया अगस्त 5, 2016 टू मार्च 31, 2021. अभी मार्च में खत्म हुआ,
फिर से हमने 5 ईयर का टाइम दिया और हमने कहा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026 तक आरबीआई को 4% प्लस और माइनस 2% इन्फ्लेशन को मैनेज करना पड़ेगा। कौन सा इन्फ्लेशन? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम डिटेल में इन्फ्लेशन को देखेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, चैप्टर नंबर 5। इन्फ्लेशन 3 जगह पे हम देखते हैं। अभी प्रोड्यूसर है, उसके बाद होल सेलर है एंड देन रिटेलर है। प्रोड्यूसर पे जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं उसको पीपीआई कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेलर पे देखते हैं तो उसको हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और रिटेलर पे हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और उसके बाद कंज्यूमर आ जाता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का एट कंज्यूमर पॉइंट। तो सीपीआई को हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा तीनों इन्फ्लेशन को काउंट कैसे करते हैं और उसका बेस क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हमने आरबीआई को दिया है। आरबीआई अगर इसको अचीव नहीं कर पाता है देन इट विल बी काउंटेड एज अ फेलियर ऑफ आरबीआई। सो एवरेज इन्फ्लेशन अगर 6% से ज्यादा है या 2% से कम है फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर देन इट विल बी काउंटेड एज अ फेलियर ऑफ आरबीआई। क्वार्टर क्या होता है? 1 year is divided into 4 part and each part is for 3 month, उसको हम क्वार्टर कहते हैं। सो 2016-17 से 2021-22 तक कंपेयर करो इन्फ्लेशन को, तो जस्ट 2020-21 में ये 6.69 था, 6% से ज्यादा था एंड डेट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अंडर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो हमने टारगेट दिया आरबीआई को, मोर और लेस आरबीआई ने उसको होल्ड किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हमारे पास और वो क्या करता है, इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए पॉलिसी रेट डिसाइड करता है। तो पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, उसको डिसाइड करता है। तो रिजर्व बैंक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, ये एमपीसी को हेल्प करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को फॉर्मुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी। देन फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ग्राउंड पे ऑपरेशनलाइज करता है। एंड फाइनेंशियल मार्केट कमेटी है, ये रिव्यू करता है कि वेदर ग्राउंड पे मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो इसमें 3 लोग आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 लोग गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं। तो जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है वो आरबीआई के मेंबर हैं। आरबीआई का गवर्नर चेयरपर्सन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिसो, मतलब वो इस कमेटी का मेंबर नहीं है बट फिर भी चेयरपर्सन है। डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज है, ये भी एक्स ऑफिसो मेंबर है। 1 ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ये मेंबर एक्स ऑफिसो है। ये तीनों लोग डे टू डे मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्चुअली 6 के 6 मिलकर डिसाइड करते हैं बट डे टू डे डेलिब्रेशन इज डन बाय 4, 5 एंड 6। एंड एक्स ऑफिसो का मेंबर है कि अभी मिस्टर ए आरबीआई का गवर्नर है या मिस्टर बी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट होगा। अभी जो मेंबर हैं, एक है डॉक्टर शशांका भिडे, सीनियर एडवाइजर नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली। देन डॉक्टर आशिमा गोयल, प्रोफेसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई। देन प्रोफेसर जयंत वर्मा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के से ये रिलेटेड है। तो 4, 5, 6 मेंबर का इनका टेन्योर 4 ईयर का होता है या उससे पहले भी गवर्नमेंट इनको निकाल सकता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर हैं,
3 आरबीआई के नॉमिनी एंड 3 गवर्नमेंट के नॉमिनी. नाउ मार्च 2021 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को फिर से अमेंड किया और टिल 2026 तक इसको कैरी ऑन किया और इन्फ्लेशन टारगेट को हमने सेम ही रखा, दैट इज 2% टू 6% के बीच में हमने रखा. मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन से हैं? तो टोटल 10 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी का. एक है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, देन है LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देन है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके बाद है कॉरिडोर, देन बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. तो ये टोटल 10 टूल है जिसको आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. अभी तक जो हमने किया है, कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर आगे मूव करते हैं. Sir, in the slide where you were showing M1, M2, M3, M4 value, so what is the difference between currency and currency in circulation? Isn't it the same thing? Just a minute. In M1 it was written currency and in M0 it was written currency in circulation. It is same. It is same, na? Yeah, Okay. it is same. Okay. Currency in circulation means what is the total amount of currency which RBI has printed. So if RBI has printed currency for 3,000 crore, then RBI will get asset accordingly in the form of gold, in the form of government bond, etc. All right, sir. Okay. Yeah. कुछ और डाउट किसी को? सर. यस. सर, अगर आरबीआई फेल होता है तो फिर हाँ. अपने पास कौन सा ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन नहीं, उसके बाद तो भगवान ही मालिक है. क्योंकि आरबीआई पूरा मनी संभालता है ना, तो आरबीआई अगर फेल हो गया तो मतलब हमारा फाइनेंशियल ही फेल हो गया, तो अब तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है. मतलब कुछ पेनल्टी ऐसा कुछ लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, उसके गवर्नर को जेल भेज सकते हैं, उसको 4 रस्ते पे लटका के मार सकते हैं, लेकिन अब उससे क्या फायदा होगा, है ना? लॉस तो हो गया हमारा. इतना तो नहीं करना. हाँ, मतलब लेकिन आरबीआई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. एक टाइम पे आप ये कह सकते हो कि कैग, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये सब अगर थोड़ा फेल हो गया तो चल भी जाएगा, बट आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके सर. सर, इसका एक नेक्स्ट स्लाइड करो, टेबल वाला. ये वाला और एक ये. सर, इसमें जो 2016-17 में जो -90.7 है सर, हाँ, उसका मीनिंग सर? ये इसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना. अच्छा. तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जैसे कि अब मेरे पॉकेट में अभी 100 रुपीज है, पुराने नोट हैं, तो मैंने क्या किया, ये सारे नोट को अभी बैंक में डाल दिया. तो अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं मेरे पास से, बैंक में मैंने 100 रुपीज डाला और फिर उसमें से 20 रुपीज विड्रॉ किया, तो मेरा डिक्रीज कितना हो जाएगा, 80% का हो जाएगा ना डाउन. तो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा इन्होंने, नहीं इसमें मैंने कट कर दिया है. तो 16-17 में डीमोनेटाइजेशन की वजह से जहाँ पे भी करेंसी है वो बहुत कम हो गया था. ओके सर, थैंक यू सर. Sir, sir, but RBI will fail only in the case of when there is consecutive quarters में अगर 6.6 से ऊपर जाता है और 2% से नीचे जाता है. नहीं, आपने दिखाया था. हाँ, that is a measurement of RBI in context of inflation targeting. अगर वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अचीव नहीं कर पाता है तो वी विल काउंट एज अ फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई. बट ही वाज आस्किंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ आरबीआई फेल हो गया, विच मीन्स वो ज्यादा करेंसी मार्केट में प्रिंट कर रहा है कंपेयर टू द एसेट विच हैव. आरबीआई के पास बिल्कुल भी रिजर्व नहीं बचा है, और आरबीआई के जो भी पॉलिसी है दे आर नॉट स्टिमुलेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट इन द इकोनॉमी. It's kind of a convention we can say, no, that RBI has failed. हाँ, means RBI is just like a financer of ours. So अगर RBI fail हुआ तो we will left with no money. Okay, thank you, sir. Yeah. और कुछ डाउट किसी को?
गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। सर जो इन्फ्लेशन रेट है हाँ, वो इधर डिटरमाइन करती है कि इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होता है? नहीं, इसमें बोला ना कि वो 6 लोग का कमेटी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये लोगों को कह दिया कि इतना इन्फ्लेशन रेट आपको मैनेज करना है। अब वो टारगेट कौन देता है? गवर्नमेंट उनको टारगेट देता है, और गवर्नमेंट देखता है कि जैसे 2% से कम हो जाएगा तो नुकसान है, 6% से ज्यादा होगा तो नुकसान हो जाएगा। ओके, हमें इसमें मैनेज करना है। हो सकता है 2016 में 2026 में जब फिर से इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हो, तब उस समय वो रखते हैं 5% प्लस और माइनस 2%। तो 5 + 2 7, 5 - 2 3। तो वो डिपेंड करता है कि कितना इन्फ्लेशन को हम टॉलरेट कर सकते हैं। ओके सर, और एक क्वेश्चन सर और है, बट जो आरबीआई है सर, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या नहीं, गवर्नमेंट? देखो, ऑटोनोमस है ये। हमारे पास एक एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके थ्रू आरबीआई का क्रिएशन किया। तो आरबीआई ऑटोनोमस है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से रिलेटेड तो है, बट उसका डे टू डे ऑपरेशन गवर्नमेंट से अलग है। और कौन डिसाइड करता है रिजर्व बैंक का डे टू डे ऑपरेशन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो डिसाइड करते हैं। उसमें गवर्नमेंट के भी नॉमिनीज होते हैं। ओके ओके सर। सर ये आरबीआई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज के लिए? किसके लिए? जैसे हमारी गवर्नमेंट है सर, वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके उसको आंसर करना होता है। नहीं, पार्लियामेंट तो है ही ना। देखो, इंडिया में कैसा है, पार्लियामेंट सोवरेन है, यानी पार्लियामेंट जो भी कहेगा इंडिया के सारे ऑर्गेनाइजेशन को मानना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो। तो आरबीआई भी इसके अंदर आ गया। लेकिन ये तो हो गया आरबीआई का अल्टीमेट कंट्रोल, बट उसका डे टू डे ऑपरेशन, उसके लिए आरबीआई ऑटोनोमस है। जैसे अब आरबीआई अपना रेपो रेट क्या रखता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट एक डायरेक्शन तो सेट करके देगा ना उसको। ओके ओके, थैंक यू। या ओके, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। हमने 10 टूल को देखा, अब एक एक टूल को हम एनालिसिस करते हैं। तो पहला है रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बैंक को लोन चाहिए, बैंक आरबीआई से मनी बोरो करते हैं, तो वो रेपो रेट से बोरो कर सकते हैं। तो रेपो रेट से जब वो बोरो करते हैं तो इसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। से बैंक को 100 करोड़ रुपीस चाहिए, बट अभी बैंक के पास जो है वो सिर्फ से 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ वो आरबीआई से लोन ले लेगा। तो अपने लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए बैंक आरबीआई से लोन लेता है, और उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो रेपो रेट अभी हमारा एग्जिस्टिंग रेपो रेट है, डेट इज 4%। बैंक को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और बहुत ही अर्जेंटली चाहिए कि देखो अभी मेरे को 200 करोड़ बैंक को चाहिए और उसके पास अभी 30 करोड़ ही है, तो अर्जेंटली पैसा चाहिए। तो जब अर्जेंटली आपका डिमांड अराइज होता है इकोनॉमी में, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अर्जेंटली जब बैंक को पैसा चाहिए तो वो एमएसएफ रेट पे लेता है। तो एमएसएफ रेट, दैट इज अ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये है 4.25%। यानी बैंक आरबीआई अब इसको पिनलाइज करता है कि आप अर्जेंटली क्यों हमारे पास आए, आपने अपने सारे पैसे क्यों खत्म कर दिए, ओके, अब आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 4.25 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। जब बैंक के पास बहुत पैसा है, सरप्लस मनी है, और उसको आरबीआई को पैसा लेंड करना है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट पे बैंक से पैसा लेता है। तो बैंक के पास बहुत पैसा आ गया, तो उस पैसे को आरबीआई खींच लेता है, तो इसको कहते हैं सकिंग लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, और वो भी अंदर एलएएफ के अंदर है, तो इसको रिवर्स रेपो रेट है। तो रिवर्स रेपो रेट अभी 3.35% है। सो रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है। जब बैंक के पास कुछ बॉन्ड है, जैसे बैंक के पास कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड पेपर है,
उसको आरबीआई खरीदता है बैंक से, जैसे एसबीआई से खरीद लिया, एक्सिस बैंक से खरीद लिया, तो वो बैंक रेट पे खरीदता है, बैंक रेट पे खरीदता है। बैंक रेट को हमने एमएसएफ के साथ अलाइन किया हुआ है। तो रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये मूव करता है फ्रॉम आरबीआई टू बैंक, एंड रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट फ्रॉम आरबीआई टू फ्रॉम बैंक टू आरबीआई। ये पॉलिसी रेट है। रेपो रेट, interest rate at which RBI provide overnight liquidity to bank against collateral. collateral का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 100 करोड़ ले रहा है तो एसबीआई को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा ये आरबीआई के पास, तो उसको हम कोलेट्रल कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई जब बैंक से पैसा ले रहा है तो आरबीआई को भी कुछ कोलेट्रल रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो रिवर्स रेपो रेट में कोलेट्रल रखना पड़ेगा, और ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है, और दोनों एलएएफ के अंदर आते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? इसके दो टूल हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेज अगर बैंक के पास है तो उसको एडजस्ट करने के लिए एलएएफ यूज होता है। इट इज अ मार्केट बेस्ड बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग ऑफ लोन एंड डिपॉजिट। अब बैंक ने रेपो रेट से जितना पैसा लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो कम पड़ा, उसको और ज्यादा पैसा चाहिए, तो और ज्यादा जब पैसा चाहिए तो वो आरबीआई को अप्रोच करता है। आरबीआई कहेगा कि ओके हम दे तो देंगे लेकिन आपको अब रेपो रेट पे नहीं देंगे, एमएसएफ रेट पे देंगे और थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करेंगे। तो बैंक एडिशनल अमाउंट बोरो कर सकता है बट उसको पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी अब उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई बैंक को पनिश करता है। वो कहता है कि आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास पैसे लेने आए, आप अपने मनी को ठीक से मैनेज नहीं करते हो, दैट्स व्हाई वी विल चार्ज मोर मनी फ्रॉम यू। फिर हमारे पास एक कॉरिडोर का कंसेप्ट है। कॉरिडोर क्या कहता है? एमएसएफ क्या है? इट इज अ मैक्सिमम रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। रिजर्व रेपो रेट क्या है? इट इज रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक। डिफरेंस बिटवीन एमएसएफ रेट एंड रिजर्व रेपो रेट उसको हम कॉरिडोर कहते हैं। तो एमएसएफ रेट है मैक्सिमम रेट एट विच बैंक बोरो, तो अभी 4.25 है। रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई बोरो 3.35 है। तो हमारा कॉरिडोर है 4.25 माइनस 3.35, 0.90। ये हमारा कॉरिडोर है। कॉरिडोर याद रखना। और इससे पहले हमने एक स्प्रेड टर्म देखा था। स्प्रेड क्या है, कोई बता पाएगा? हमने आगे देखा था स्प्रेड, Difference between borrowing rate and lending rate. करेक्ट। तो स्प्रेड यूज होता है नॉर्मल बैंक के लिए। बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेती है मार्केट से और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है, दैट इज स्प्रेड। एंड कॉरिडोर डिफरेंस है एमएसएफ रेट एंड रिजर्व रेपो रेट के बीच में। कॉरिडोर डिटरमाइन करता है वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। अब कॉल मनी रेट क्या होता है? से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक को मनी देगी, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसी बैंक को मनी देगी, तो वो होता है कॉल मनी रेट। एक बैंक दूसरे बैंक से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेती है उसको कॉल मनी रेट कहा जाता है। अब आया बैंक रेट, रेट एट विच आरबीआई बैंक से परचेस करता है कमर्शियल पेपर और बॉन्ड परचेस करता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड पेपर है, गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी है और आरबीआई एसबीआई से परचेस करता है तो वो बैंक रेट पे परचेस करेगा और बैंक रेट को हम एमएसएफ के साथ अलाइन करते हैं। नाउ अब कॉल मनी रेट क्या है? कॉल मनी रेट शॉर्ट टर्म लोन है जो बैंक ब्रोकर को देता है और ब्रोकर फिर ये मनी
इन्वेस्टर को देते हैं। तो उसे बैंक ब्रोकर को मनी देगा 3% रेट पे और इन्वेस्टर देंगे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। For both broker and investor, this type of loan does not have set repayment schedule and must be repaid on demand, which means बैंक ने ब्रोकर को लोन दिया और उसको कहा कि जब मुझे रिक्वायरमेंट होगा मैं आपसे मनी डिमांड करूंगा एंड देन यू हैव टू रिटर्न दैट मनी। सो डिमांड चाहे वो 24 आवर्स के बाद हो सकता है, डिमांड में भी से 1 मंथ के बाद हो सकता है, बट यू हैव टू पे मनी ऑन डिमांड। नॉर्मल जो लोन हम लेते हैं वो क्या होता है, टर्म लोन होता है कि लोन हमने 40 साल के लिए लिया तो 40 साल तक हमें रिटर्न करना है, बट ये डिमांड पे रिटर्न करना है, इसलिए इसको कॉल मनी कहा जाता है कि जब डिमांड होगा तब आपको देना है। कॉल मनी रेट ये शॉर्ट टर्म फंड होता है, इसके डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, ये सब डिपेंड करता है टेन्योर पे, टाइमिंग पे। इसको एक कहते हैं कॉल मनी रेट, कॉल मनी रेट 1 डे के लिए होता है। दूसरा होता है नोटिस मनी, ये 2 से 14 डेज के लिए होता है। एंड थर्ड होता है टर्म मनी, ये मोर देन 14 डेज के लिए होता है। सो कॉल मनी फॉर 1 डे, नोटिस मनी टू फॉर 14 डेज एंड टर्म मनी फॉर 14 डेज के लिए होता है। कॉल मनी रेट 2 है, वर्ल्ड लेवल पे लिबोर है और इंडिया के लेवल पे मिबोर है। तो लिबोर का फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, मिबोर का फुल फॉर्म है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। सो लिबोर रेफरेंस बेंचमार्क रेट है एट विच एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है। जैसा लिबोर है इंडियन कंटेक्स्ट में मिबोर है। सो मिबोर इंडियन बैंक इसको यूज करती है एक बैंक से दूसरे बैंक को मनी लेंड करने के लिए, लिबोर वर्ल्ड वाइड यूज होता है। देन आया कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या कहता है कि बैंक के पास जितना भी मनी आया, से 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट हुआ, 3.5 रुपीज बैंक को कैश रखना पड़ेगा। इसको CRR कहते हैं ताकि इमरजेंसी में कोई अगर पैसा मांगने आए तो बैंक के पास कुछ पैसा हो। एंड रेस्ट ऑफ द मनी 96.5 बैंक इसको लेंड कर सकता है, बैंक इसको लोन दे सकता है। तो कैश रिजर्व रेशियो it is average daily balance that bank is required to maintain with RBI as a percentage of net demand and time liabilities। तो CRR अभी प्रेजेंटली है 3.50। ये करंट रेट मैंने RBI के वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है और यहाँ पे रखा है। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, विच मीन्स बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया उसका 18% उसको किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसको SLR कहते हैं। तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश में, गोल्ड में, जो सेफ एंड लिक्विड एसेट है। इन शॉर्ट बैंक के पास 100 रुपीज मनी डिपॉजिट हुआ, बैंक ने 18% को निकाल दिया, 18 रुपीज को, 3.5 को निकाल दिया, तो अब बैंक के पास बचा 18 प्लस 3.5 21.5। तो बैंक के पास अब बचता है 78.5 रुपीज बचता है और इसको अब बैंक लेंड कर सकता है। तो जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आया आफ्टर रिमूविंग SLR CRR, बैंक बाकी के मनी को डिपॉजिट कर सकता है। तो रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा बैंक के पास उतना ही कम पैसा होगा लेंड करने के लिए। रिवर्स रेशियो कम होगा तो बैंक के पास सेफ्टी मार्जिन नहीं होगा। देन 9th ओपन मार्केट ऑपरेशन है। बैंक गवर्नमेंट जब मार्केट में बहुत ज्यादा मनी है तो RBI क्या करता है, मार्केट से मनी को सक कर लेता है। जब लेस मनी है मार्केट में, RBI मनी को रिलीज करता है। इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।
अब आरबीआई मनी को रिलीज कैसे करेगा मार्केट में या सक कैसे करेगा? आरबीआई कहेगा कि मेरे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैं बहुत सस्ते प्राइस में मार्केट में इसको सेल करना है, तो जिसके पास भी पैसा होगा वो परचेस कर लेगा आरबीआई से, तो मार्केट से पैसा आरबीआई के पास चला गया। आरबीआई कहेगा कि जिसके पास भी ये सिक्योरिटी है आप मुझे सेल कर दो, तो लोग आरबीआई को सेल कर देंगे और आरबीआई उनको पैसा दे देगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। देन उसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, 2004 में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। मार्केट में अगर बहुत ज्यादा सरप्लस लिक्विडिटी है, आरबीआई मार्केट से मनी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं। तो ये 10 इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके थ्रू आरबीआई मार्केट से मनी सक करता है। पॉलिसी रेट रिसेंट टाइम में कैसे चेंज हुआ? तो रेपो रेट फरवरी 2020 में 5.5 था, उसके बाद अभी कांस्टेंट 4 है। रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, देन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ये इस वे में चेंज हो रहा है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने जो भी किया है उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसका भी हैंड आउट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। सॉल्यूशन मैं भी डेलिबरेटली नहीं डाल रहा हूँ कि एक बार आप हमारा पूरा ये सेशन खत्म हो जाएगा फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है हैंडआउट्स में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर ये ध्रुव। sir, repo rate is said to be secured loans, whereas bank rate is said to be not non-secured loans. Yes, for that you don't need any collateral. So, sir, so you said you explained something about the bonds in the bank rate that RBI purchases the bond. So that is the part of security only, na then? That is basically asset. It is basically RBI will give money to the bank and bank will give its asset to RBI. And when the bank repays the loan, the asset would be given back to the bank? Yes, it will be given back to them. So sir, this is the type of secured loans again. हाँ, secure loan है ये, मतलब it is basically exchange of commodity. Sir, but when we refer to the definition of bank loan, it is said that bank loan is a non-secured loan in which no type of security has been given by the bank to the RBI. हाँ, इसके अंदर कोलेटरल हम नहीं देते हैं ना, just like in repo rate and reverse repo rate we pay collateral, but here we don't give any collateral. It is just exchange of commodity. Means the bank will give its a bond, RBI will give money, so exchange of commodity हुआ ना ये। सर बॉन्ड्स को पर कोलेटरल में नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर नहीं दे पाएगी तो फिर वो आरबीआई रख ही लेगी ना बॉन्ड्स। तो देखो कोलेटरल क्या होता है कि सपोज करो कि गोल्ड लोन में ले रहा हूँ, तो गोल्ड लोन में क्या करूंगा कि मैं एक ज्वेलर के पास जाऊंगा, अपने गोल्ड को ज्वेलरी रखूंगा उसके पास और ज्वेलर मुझे पैसे देगा। यहाँ पे कैसा हुआ कि आरबीआई मेरे से बॉन्ड खरीद लेता है, आरबीआई ने मुझे पैसे दे दिया, मैं फ्री हो गया। उसके बाद फ्यूचर में अब मुझे जब आरबीआई के पास जाऊंगा तो फिर से मुझे आरबीआई से खरीदना पड़ेगा। इट इज नॉट एक्सचेंज टाइप ऑफ थिंग, अगेन आई हैव टू परचेज फ्रॉम आरबीआई। अच्छा, सो द ओनरशिप चेंजेस। हाँ, ओनरशिप चेंजेस। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन आरबीआई कि उसको देना है तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। बट कोलेटरल क्या होता है कि वंस यू पे द लोन, यू विल व्हाटएवर कोलेटरल यू हैव केप्ट दैट यू विल गेट। जैसे मैं ज्वेलर को दूंगा कि ये लो आपका लोन दे दिया मैंने, तो कहेगा ठीक है अपने ज्वेलरी ले जाओ। वो ऐसा थोड़ी कहेगा कि नो आई विल नॉट गिव यू ज्वेलरी, अगर आप रिटर्न भी कर रहे हो तो भी मैं नहीं दूंगा। तो ये बाइंग एंड सेलिंग रिलेशन है, बाइंग एंड सेलिंग है। बट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वो बोरोइंग रिलेशन है, इवन एमएसएफ भी बोरोइंग रिलेशन है। ऑल राइट सर, थैंक यू। कुछ और डाउट किसी को? सर नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्लास 1 बजे है। नहीं, ज्योग्राफी का नहीं रखेंगे अभी। यस सर, प्लीज आज रहने दीजिएगा। हाँ, ज्योग्राफी का नहीं रखेंगे। स्वयं कीर्ति अभी आप हो?
यस सर। हाँ, तो एक बार जब ये हमारा चालू होता है ना ऑफलाइन, तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 1 आवर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ओके सर। तो मतलब सर अब कब इवनिंग में कर सकते हैं, इवनिंग में अगर जैसे इवनिंग में तो कर सकते हैं ना, जैसे अभी तो वो क्लासेस की मेरा बेसिक कोडिंग का। नहीं, इसको जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा ना तो भी वीकेंड बैच में एक साथ कर लेंगे, तो जिसका छूटा है ना वो सबका एक साथ कर लेंगे। ओके सर। तो सर अभी हम लोगों का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स का लेक्चर चलेगा, अगले सैटरडे ज्योग्राफी का। हाँ, अगले सैटरडे को ज्योग्राफी ले लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। क्या? हाँ अनिल, आपका क्या डाउट है? था कैश रिजर्व रेशियो, मार्केट स्टेबलाइजेशन रिजर्व। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसमें से कुछ उसको अपने पास कैश में रखना पड़ता है, सो डेट कि जिसने मनी डिपॉजिट किया है उसके पास जब आ जाए तो उसको ये रिटर्न करना पड़े। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है कि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है तो वहाँ से हम सक कर लेते हैं लिक्विडिटी को, सो डेट मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए। तो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। ओके अनिल, ओके सर। और कुछ डाउट किसी को? ये चेतना सर यस सर सॉरी लेक्चर नहीं है ना संडे को? नहीं, संडे को लेक्चर नहीं है सर। कोई लेक्चर नहीं है ना? कल नहीं है सर, का हेल्थ खराब हो गया ना, इसलिए नहीं है। ओके ओके यस ध्रुव, आप क्या बोल रहे थे? Sir, whenever we are referring to the exchange rate in terms of the currency of two countries for buying and selling of the currency itself, sir, we are always referring it in terms of nominal exchange rate, or we will include real exchange rate as well. दोनों में हम कहते हैं, नॉमिनल एंड रियल दोनों में करते हैं। तो सर फॉर एग्जांपल वो आपने एक एग्जांपल दिया था अभी बर्गर का, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दैट इन्फ्लेशन एक पर डॉलर का प्राइस 35 रुपीज हो गया था, एंड वैसे ओरिजिनली इट वाज ₹70। हाँ, सो व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय द डॉलर, सो आई वुड बी पेइंग 70 और 35 देन? नो, वो ये फॉर्मूला होगा